अगर मैं आज कहीं भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, तो हर आदमी मुझे द्रोणाचार करके मिलता है। मुझे ये नहीं कहता है कि ये बीजेपी पार्टी वाला है या कांग्रेस पार्टी वाला है, लेकिन आप या समाजवादी अंदर से तो कोई पार्टी वाले होंगे। जो पार्टी देश हित में बात करेगी, जो पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात नहीं करेगी, जो पार्टी देश में भारतवर्ष की भूमि पे राष्ट्र विरोधी नारे अगर कोई पार्टी लगाएगी, तो मैं उस पार्टी इसका विरोध करूंगा और जम के विरोध करूंगा। आंसर आपकी भगवा जैकेट अच्छी लग रही है, हम समझ सकते हैं, मतलब है ना? और इसलिए मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए कमल का फूल खिलाना बहुत जरूरी है इस वक्त। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी फीलिंग है। ननगन मनसिलाए लो टेकना। समाज में जो हो रहा है वो आपको सिनेमा में दिखता है, लेकिन सिनेमा में एक चीज़ जो दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके मायने लोग बहुत तरीके से निकालते हैं। आध्यात्म या फिर आप किसी धर्म को लेकर के फिल्म बनाते हैं, क्योंकि उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो एक बहुत बड़ी पीढ़ी है जिसने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, नहीं जानी है, आपको उनको बहुत तरीके से सटीक संदेश देना होता है। और दूसरा, बाकी के जो धर्म हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, वहाँ पर भी वो संदेश उस तरीके से जाए, लोग एक्सेप्ट कर सके, जो स्वीकार्यता है उसकी, उसका जो फलक है, उसका जो पैमाना है वो बड़ा हो, ये इंश्योर करना चैलेंजिंग हो जाता है। एक फिल्म आ रही है लेगेसी ऑफ जिनेश्वरा, आप नाम से समझ गए होंगे कि जैन धर्म पर ये फिल्म बनी हुई है। जैन धर्म में कि बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, किसी भी धर्म की उससे जुड़ी फिलॉसफी की इंटरप्रिटेशन बहुत अलग होती हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ट्रेलर है वो तो ये दिखा ही रहा है कि भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी हमें कई कथाएं इसमें देखने को मिल रही हैं, कहानी बुनी गई है। फिल्म के लोग हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे आपको मिलाते हैं। हमारे साथ है डायरेक्टर विवेक कुलश्रेष्ठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है निर्माता अभिषेक मालू, अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है फिल्म के लीड आर्टिस्ट और मुझे लगता है दशकों का एंटरटेनमेंट हमें दे चुके एंड नेवर गेटिंग टायर्ड एंड वी विश दैट ही मस्ट नॉट, सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, अभिषेक आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो थॉट है, किसी धर्मपन फिल्म बनाना एक चीज़ है, लेकिन उसकी पूरी पूर्णता के साथ फिल्म बनाना, ताकि एक तो बातें रिपीटेटिव भी ना लगे, युवा पीढ़ी है वो भी जो टेक होम मैसेज लेकर जाए, उसके साथ एक रेलेवेंस हो, ये कितना चैलेंजिंग था? कैसे ये थॉट आया आपके दिमाग में कि भगवान महावीर के जीवन को आप एक फिल्म में लेकर के आए? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इन द शो। इस फिल्म को बनाने का थॉट हमें 2.5 साल पहले आया। जैन धर्म में एक सेक्ट है खरतरगज, उसमें जैनाचार्य हैं जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज, और खरतरगज जो है वो अपने विक्रम संवत 2080 में 1000 ईयर्स कंप्लीट कर रहा था। तो उनका थॉट था कि जैनिज़्म को स्प्रेड करती हुई, जैनिज़्म के बारे में जानकारी देती हुई, उसकी टीचिंग्स को बताती हुई एक फ़िल्म हम लोग बनाएं। और तो हमने एक कहानी तैयार करना शुरू करी विक्रम संवत 1080 की, जहाँ से ये सेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ से जैनिज़्म को और स्प्रेड करने के लिए हमने स्टार्टिंग में भगवान आदिनाथ जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, उनका थोड़ा सा ब्रीफ फिल्म में है। फिर महावीर स्वामी की थोड़ी सी कहानी हमने फिल्म में ली है। उसके बाद ये कहानी पूरी विक्रम संवत 1080 की चलती है, जहाँ पे जैन मुनीस को कैसे सताया गया, उन पे क्या अत्याचार हुआ, कैसे उनने असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करी, उसको ये फिल्म बहुत बखूबी से बताती है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है क्या ये किसी और सेक्ट के साथ, किसी और रिलीजन के साथ? नहीं, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करती है। इट्स अ प्योर फिल्म ऑन जैनिज़्म। हमने ये फिल्म सभी जैन्स के लिए बनाई है, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कहीं पे भी हो, कोई भी जैन हो, सबके लिए फिल्म है। लेकिन जैसा आपको पता है, इफ़ यू वांट टू मेक अ फिल्म, यू हैव टू गो थ्रू विद अ स्टोरी फर्स्ट।
तो कहीं से एक कहानी उठानी पड़ती है। तो हमने विक्रम संवत 1080 की एक कहानी उठाई है, लेकिन फिल्म हमने सबके लिए बनाई है और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती है। फिल्म किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बताती है। सुरेंद्र जी, आपका रोल ट्रेलर में जो दिख रहा है बड़ा इम्पैक्टफुल है। हालांकि आप जब भी स्क्रीन पे आते हैं तो इम्पैक्टफुल तो लगते ही हैं। तो इस रोल के बारे में बताइए। और जो आप हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे पीरियड रोल कह लीजिए उनके साथ आप रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इतिहास को समझना और उसके अनुरूप रोल में ढलना आपकी खासियत भी है। इसके बारे में बताइए कुछ। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 35 साल पहले पहला शो जो किया था वो महाभारत था और द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई थी। हालांकि आप निभाना नहीं चाह रहे थे शुरू में। बिल्कुल नहीं निभाना चाह रहा था, क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर को सूट नहीं करता था। मैं बहुत यंग था और अभी एक पहला कदम मैंने फिल्म इंडस्ट्री में रखा ही था। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि सुर मुड़ाते ओले पड़े। पहला रोल किया और एक इमेज मेरी जो छाप इंडस्ट्री में पड़ जाएगी बुढ़े आदमी की, और वही फिर उसके बाद जितने भी रोल मेरे पास आने शुरू होंगे वो बुड्ढों के आने शुरू हो जाएंगे और मेरा करियर वहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो बी आर चोपड़ा साहब की मैं कहूँगा उनकी समझ को प्रणाम करता हूँ, और रवि चोपड़ा साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। इन दो लोग जो थे जीनियस थे और उनकी जो सोच थी वो बहुत अलग थी, और उन्होंने मुझे समझाया भी, और डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब ने भी समझाया कि देखो द्रोणाचार्य बुद्धा नहीं है, वो आर्मी का जनरल है। जनरल की कैपेसिटी को समझो, उसकी गरिमा को समझो। वो अर्जुन और दुर्योधन जैसे 100 आदमी पैदा कर सकता था, इतनी ताकत थी द्रोणाचार्य में। द्रोणाचार्य वॉज अ मैन और जनरल, आर्मी का जनरल था वो, आर्मी का जनरल। समझते हो तुम? पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जी मैं ग्रेजुएट हूँ। और उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा भी, और जिसकी वजह से मेरे आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन फिर मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं रहा और मैंने उस रोल को किया, और आज जग जाहिर है, जग जाहिर है। हाँ, और आज लोग इतना पसंद करते हैं। तो मेरी झोली में जब भी कोई रोल आया तो मैंने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और मैंने कहा कि नहीं, कलाकार के लिए कोई लिमिटेशंस होती नहीं है। हर रोल जो है उसके लिए एक चुनौती के रूप में आता है। लेजेंड ऑफ जनेश्वर का जो रोल था, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये रोल भी जब मैंने ये सोचा कि मुझे अपने धर्म, अपनी सभ्यता से जुड़े हुए जब भी कोई रोल मेरे आगे आएगा तो मैं उस रोल को ज़रूर करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का समाज और आजकल के बच्चे जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं। हर चीज़ें वेस्टर्नाइज होती चली जा रही हैं, और हम अपनी रिच संस्कृति, अपनी जो हमारी जो संस्कृति इतनी रिच है, उसको हम धीरे धीरे भूल रहे हैं, उन सभ्यताओं को भूल रहे हैं। और उसी का ये है कि महाभारत, रामायण, चंद्रकांता और चाणक्य जैसे अच्छे धारावाहिक, देवों का देव महादेव जैसे धारावाहिक जो हैं वो आए, और उसे दर्शकों ने पसंद किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें अपनी संस्कृति नज़र आई लोगों को। और जब भी जहाँ अपनी संस्कृति है वहाँ से आप देखिए, वहाँ से हमारा उत्थान शुरू होता है, हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ना शुरू होता है। वेस्टर्न कल्चर हमारी सभ्यता नहीं है, ना ही हमारा कल्चर है। और लेजेंड ऑफ जनेश्वर जो है वो भी हमारे ही समाज का एक अंग है। वन ऑफ द फाइनेस्ट धर्म जिसे कह सकते हैं, जैन धर्म है हमारे। और उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एज एन एक्टर अगर मेरा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर लगता है तो मैं इसको ज़रूर दूंगा, और मैंने दिया। और जब मैंने इसके रशेस देखे, आप यकीन मानिए इतने खूबसूरत फिल्म बनी है ये, इतनी इसमें रोचकता है, इसमें एक मैसेज है समाज के लिए, हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छे मैसेज हैं, हमारे नौजवानों के लिए बड़े अच्छे मैसेज हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन ऐसे धारावाहिकों में हमारी अपनी संस्कृति दिखती है। और जब भी
कभी इस तरह के रोल मेरे सामने आते हैं। और अभी तक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी मेरे 4 शो चल रहे हैं, जिसमें 2 जो हैं वो धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। एक है रामायण चल रहा है सोनी पे, जिसमें मैं गुरु वशिष्ठ का रोल कर रहा हूँ, और देवों का देव महादेव चल रहा है, जो स्टार भारत और स्टार प्लस दोनों पे आता है। 2 आज भी हैं। तेरी मेरी डोरियां चल रहा है स्टार प्लस पे, उसमें सरदार बना हूँ दारजी। और प्रचंड अशोक में चंद्रगुप्त मौर्य, एक राजा। तो मेरी भूमिकाएं जो भी मुझे मिली हैं, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं मिली हैं। और इस 35 साल की यात्रा में, इस 35 साल का जो मेरा करियर है अपना टेलीविज़न का, उसमें मुझे बिगर देन लाइफ और लार्जर देन लाइफ वाले ही रोल हमेशा मिले हैं। अच्छी बात है ना, लोगों को मैंने लोगों कोशिश को की है, किंग साइज रहना होता है, आपको तो जी, बड़े सारे राजाओं वाले जी किरदार जी मिल जी जाते हैं। और मैंने कोशिश यही की है कि मैं उन कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करूं, नहीं, you और have इसमें भी actually- मैंने पूरी जस्टिफाई करने की कोशिश की है। और एक बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत फिल्म बन के तैयार हुई है। बिल्कुल, वी कैन सर्टेनली मेक इट आउट ऑफ ट्रेलर इटसेल्फ। विवेक जी, 2 चीज़ें हैं, एक जैसे अभिषेक कह रहे थे या सुरेंद्र जी कह रहे थे, आपको अपनी संस्कृति और कल्चर के बारे में टाइमली जो जनरेशन है, अगली जनरेशन है, उसको बताना पड़ता है। लेकिन एक चैलेंज ये हो जाता है कि जो आप डिलीवर कर रहे हैं रोचकता के साथ, उसमें जो एक रेलेवेंस है वो बनी रहे। दे मस्ट कैच द मैसेज इन देयर वे। तो वो उस लिहाज से डायरेक्शन में क्या चैलेंजेस आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द स्टोरी और द कैरेक्टर, स्पेशली जब आप ऐसी फिल्म लेकर आगे चल रहे हैं कि जिसके जो किरदार हैं वो पूरी तरह से स्थापित हैं, आप किरदारों के साथ कोई छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, फिर आप कैसे स्टोरी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, रेलेवेंट बनाते हैं? मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इस फिल्म का मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, और हमने मिलकर प्रोड्यूस करी है वो फिल्म। डायरेक्टर अलग रहे हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन उसको मैं एड्रेस कर सकता हूँ कि जब भी इस तरह के सब्जेक्ट उठाते हैं जो हिस्टोरिकल होते हैं या माइथ होते हैं, इसमें अपने चैलेंजेस साथ में लेके आते हैं। चैलेंज सबसे बड़ा होता है कि आप एक लिविंग लीजेंड को आप स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कास्टिंग का। कास्टिंग करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बिकॉज जब आप साधक की जीवन दिखा रहे हैं तो कास्टिंग के अंदर आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं, ऐसा किरदार चाहिए होता है कि जो उस रोल को जस्टिफाई करें। और जैसा आपने बताया कि हमको टाइम टू टाइम हमारे धर्म को या सनातन को या हमारी सभ्यता को इवॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज आज की जो जनरेशन है वो पूरी इंस्टाग्राम के ऊपर, वो रील्स के अंदर ही देख रहे हैं। तो ये फिल्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े बुजुर्गों को देखनी चाहिए। उद्देश्य हम लोगों का, जो अभिषेक जी का था, जो महाराज साहब का था, कि यंग जनरेशन जो जैनिज़्म के प्रिंसिपल्स को सीखे, उसकी टीचिंग प्रीचिंग क्या होती है उस चीज़ को सीखे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हमने फिल्म बनाई। एग्जैक्टली। अभिषेक, ये बीच में क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठे थे कि क्या, जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो क्या जैनिज़्म उससे अलग है, क्या बुद्धिज़्म उससे अलग है? इस फिल्म में क्या कहीं इस विषय को आपने छुआ है? क्या जैनिज़्म को आपने हिंदुइज़्म से अलग आप लीग पर लेकर के गए हैं? व्हाट इट इज़, क्योंकि ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर एक सवाल लगातार कुछ लोग खड़े करते रहे हैं। देखिए, जैनिज़्म और सनातन एक सिक्के के 2 पहलू ही हैं, एक प्रकार से आप देखें तो। लेकिन कुछ फॉलोइंग्स अलग हैं, कुछ टीचिंग्स अलग हैं, लेकिन हमने फिल्म सिर्फ प्योरली जैनिज़्म पे बनाई है। कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती है फिल्म सनातन धर्म को और जैनिज़्म को अलग अलग दिखाने का, कोई ऐसा हमने प्रयास नहीं किया है फिल्म में। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि जैनिज़्म और सनातन अलग हैं। हम सब एक ही हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और कोई किसी के बीच में कोई भेदभाव ऐसा मैं मानता नहीं। सुरेंद्र जी, जब आप इस तरीके के रोल कर रहे होते हैं, इतिहास की बात, माइथोलॉजी की बात जिसमें है, आजकल हमने देखा है कि जो भाषा का ज्ञान है बहुत कम है। वो जो शुद्धता आपको चाहिए, वो जो डिलीवरेंस आपको चाहिए डायलॉग में, तो आप, क्योंकि आप अब एक अलग लीग के हो गए हैं, आपने इतना लंबा वक्त गुजार लिया और इतने सारे ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स कर लिए हैं,
ऐसे में जो बाकी के कभी ऐसा हुआ है कि को एक्टर्स रहे हैं उनकी भाषा के साथ आपको इस तरीके के अनुभव के साथ आपको कुछ समस्या हुई हो, कैसे डील करते जी हैं जी जी। पहली बात तो मैं आपकी इस बात का ज़रूर जवाब दूंगा कि हर धर्म जो है, हर धर्म बहुत अच्छा है और हर धर्म जो है हमको मोहब्बत सिखाता है, प्यार करना सिखाता है। धर्म कभी भी हमको लड़ाई झगड़ा या दंगे करना नहीं सिखाता है, और जो लोग भी ऐसा करते हैं इसका मतलब वो धर्म को नहीं मानते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम जब परफॉर्म करते हैं और उसमें भाषा का जो ज्ञान आता है, वो भाषा का ज्ञान डेफिनेटली आपने सही कहा कि कई बार मुझे संस्कृताइज डायलॉग बोलने पड़ते हैं। चाणक्य सीरियल था, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी थे, वो तैयार ही नहीं होते थे कि आप उसमें हिंदी बोलें, उसमें संस्कृताइज डायलॉग ही बोलने पड़ते थे। मैंने भी मगध के लिए शोणित और श्वेत बहाया है। शोणित और श्वेत जो है हर आदमी आराम से नहीं समझता इस बातों को। और आज भी बहुत सारे जैसे मैं वो कर रहा हूँ अपना भगवत महापुराण, अब उसमें इतने श्लोक मुझे बोलने पड़ते हैं, व्यास जी का रोल कर रहा हूँ। तब तो आपको वैसे कंठस्थी हो गए होंगे, मतलब महाभारत के टाइम से आप बोल रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि नहीं, महाभारत के बारे में एक बात बोलूंगा आपसे। महाभारत की भाषा बहुत सरल भाषा थी, जिसको पूरे हिंदुस्तान ने समझा और हर आदमी ने समझा उसको, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर राही मासूम जैसे गुणी लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो शो है वो हर जगह चलेगा, पूरे हर वर्ग में, वो तमिल में भी चलेगा, तेलुगु में भी, मलयालम में भी, कन्नड़ में भी, हर भाषा में चलेगा। तो इसलिए भाषा वो रखो जो आराम से लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन कई बार लोग इतने रिजिड हो जाते हैं जो कहते हैं नहीं सबसे जी ज्यादा रिजिडनेस आपको कभी किन की भाषा में लगी, जो आपको दी गई ऐसे किरदारों की? आपको लगा कि मतलब ये मुझे नहीं समझ आ रही, लोगों को क्या समझ आएगी? मैंने हिंदुस्तान की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें फिल्म नहीं की हो। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हर भाषा सबसे में। क्लिष्ट डायलॉग आपको कब किसने दिए? सबसे ज़्यादा क्लिष्ट जो लगे थे मुझे वो चाणक्य में ही लगे थे। और वो मेरा एसिड टेस्ट था, क्योंकि शुरुआत के दिनों में ना तो आपकी कोई इमेज थी, ना कोई आपको इतना अच्छा कलाकार मानता था। लेकिन ऑन द स्पॉट मुझे लंबे लंबे संस्कृताइज डायलॉग मिलते थे, और वो जो आम भाषा वाली चीज़ है वो कलाकार जो है बहुत जल्दी पकड़ लेता है, जो आम भाषा होती है। लेकिन जो संस्कृताइज डायलॉग हैं वो टंग में अटकते हैं। तो फिर ऐसा नहीं होता कि आपने तो कर लिया, अब साथ में जो एक्टर्स हैं उनका तो जाहिर तौर पर अनुभव वैसा उतना नहीं लेकिन है। उनके साथ डायलॉग आदान प्रदान कम होता था हमारा। आपका क्लोजअप लगता था, मोनोलॉग लंबे मोनोलॉग बोलते रहो। और पहले जो था, जब डीडी था हमारे सामने, उस वक्त हमारे सामने लिमिटेशंस भी नहीं होती थी। डायलॉग मिल गए तो फिर बोले चले जाओ, जब एंड आएगा तो हम कट बोल देंगे जब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का था। लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मेरे सामने कोई भी लैंग्वेज का बैरियर कभी आकर खड़ा नहीं हुआ, और कभी भी मैं लैंग्वेज को लेके घबराया नहीं, न डरा। अगर तमिल भी आई है तो भी मैंने बोला है, और मलयाली तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, मलयाली को भी मैंने बोला है। ननगन मनसी लाए लो टेकना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लैंग्वेज आई, मैंने कभी भाषा को लेकर बैरियर नहीं करा हुआ। आपने कहा कि अब मैं मतलब सनातन धर्म से जुड़े कितने सारे किरदार आप कर चुके हैं, अभी आपने पहना भी भगवा ही है ऑलमोस्ट इस वक्त। तो कभी आप, क्योंकि चुनावी चेहरा बनने का कभी आपको रुझान नहीं हुआ, या मतलब ऑफर आपको आया कभी किसी? कई बार आया, बहुत बार आया, बहुत बार। हर पार्टी ने कहा कि आ जाओ और अब पार्टी ज्वाइन कर लो। लेकिन कलाकार के तौर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं कलाकार बनने आया था, और मुझे कला से बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि समाज को भी इंसान को थोड़ा बहुत अपना वक्त देना चाहिए, समाज में जो गतिविधियाँ चलती हैं उनमें भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जिस समाज में मैं काम कर रहा हूँ, जिस फिल्म इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँ, और
पहले एक अच्छा एक्टर तो बन जाऊं, पहले हिंदुस्तान में लोग मुझे पहचानने तो लगें, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि राजनीति में आए या नहीं आए। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि बेटा जो काम तुमको अच्छी तरह से नहीं आता है उस काम को तुम करना मत। तो राजनीति मुझे बहुत अच्छी तरह से करनी आती नहीं है, इसलिए मैं राजनीति में ना कभी कदम रखूँगा और ना कभी आऊँगा। क्योंकि अगर मैंने समाज में सेवा ही करनी है तो मैं कलाकार बन के भी सेवा कर सकता हूँ। अगर मैं आज कहीं भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, तो हर आदमी मुझे द्रोणाचार करके मिलता है। मुझे ये नहीं कहता है कि ये बीजेपी पार्टी वाला है या कांग्रेस पार्टी वाला है लेकिन आप या समाजवादी अंदर से तो कोई पार्टी वाले होंगे, मतलब नहीं। एक कलाकार की कोई आइडियोलॉजी अपनी हाँ कुछ होती हाँ, है। वो आइडियोलॉजी है, बिल्कुल है, ये तो बताएंगे है, नहीं। ये तो है। और मैं ये कहना भी चाहूँगा कि जो पार्टी देश हित में बात करेगी, जो पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात नहीं करेगी, जो पार्टी देश में भारतवर्ष की भूमि पे राष्ट्र विरोधी नारे अगर कोई पार्टी लगाएगी तो मैं उस पार्टी का विरोध करूंगा इसे और जम कहते के हैं विरोध बिटवीन द करूंगा। लाइंस आंसर। आपकी भगवा जैकेट अच्छी लग रही है, हम समझ सकते हैं, मतलब है ना। और इसलिए मुझे लगता है कि देश को मजबूत बनाना बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हमारे लिए हमारा धर्म है कि हम अपने देश को मजबूत बनाएं। अगर हम अपना देश मजबूत नहीं बनाएंगे तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ये जो गाड़ी, ये घर, ये महंगी चीज़ें जो आपके पास जमा हैं, ये तभी सुरक्षित रह पाएंगे आपके पास जब तक कि आप जो हैं मजबूत राष्ट्र नहीं बनाएंगे। और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए कमल का फूल खिलाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी फीलिंग है, मैं सबकी फीलिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दोस्तों, याद रखना, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें यूक्रेन ने के 20 लाख लोगों ने दूसरे देशों में जाके शरण ली है। हमारे साथ अगर ऐसी हमारी सरकार कमज़ोर पड़ी तो आप कहाँ जाएंगे ये सोचिएगा घर जाके। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, ऊपर चाइना है और नीचे हिंद महासागर है। तो आपके पास कोई जगह नहीं है। इसलिए आप लोगों को एक मजबूत सरकार बनानी है, मजबूत देश बनाना है, तभी हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। चलिए, इसे कहते हैं स्पष्टता के साथ बात करना। मजबूत राष्ट्र के लिए चाहिए संस्कार, अपने धर्म को जानना, संस्कृति को, और उसी कड़ी में लेगेसी ऑफ जिग्नेश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो फिल्म भी है जो आपको देखनी चाहिए। अगर आप भगवान महावीर के जीवन की, उनकी शिक्षाओं को अगर आप जानना चाहते हैं, बहुत ही रोचक प्रासंगिक तरीके से आप जानना चाहते हैं, तो आपके लिए है ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म लेगेसी ऑफ जिग्नेश्वर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभिषेक आपका, सुरेंद्र जी आपका, विवेक जी आपका इस बातचीत के लिए।